कल हम लोग कुछ सिद्धांत पढ़े हुए थे। कौन कौन सा सिद्धांत था? सबसे पहले भूसन्नति सिद्धांत। क्या बोले थे? याद आ रहा है? साने थे क्या? गोबर। तो भूसन्नति निकला ना कल? छूट गया ना क्लास? अब बताओ, भूसन्नति सिद्धांत याद होगा तुमको? नहीं होगा। भूसन्नति सिद्धांत गोबर, ठीक है। तापीय संकुचन जीन्स, तापीय संकुचन जीन्स। बिना लोड का याद आ रहा है ना? कल अजीब लग रहा होगा, क्या बता दिए, जीन्स चमड़ा वाला रहता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में जैसे संकुचन देखोगे, अपने आप लग रहा होगा जीन्स सिकुड़ रहा है, ठीक है। वो दिमाग में सेट होता है वैसा, ठीक है। तो तापीय संकुचन जीन्स। महाद्वीपीय फिसलन डेली, महाद्वीपीय फिसलन डेली, वो सेट हो चुका है, बस खाली आप देखते रहना है बीच बीच में, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन, ये तो पहले पढ़े थे, वैगनर। महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर। संवहन तरंग, वाहन से कहां जा रहे थे? होम। वाहन से कहां जा रहे थे? हाँ, तो संवहनीय तरंग होम, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जॉली, रेडियो जॉकी, तो रेडियो जॉली हो गया। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हैरी है, ठीक है। और बताए थे इन सभी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग सिद्धांत दिया है, तो हमको सारे सिद्धांत को तो नहीं पढ़ना है। एक जिससे सवाल पूछा जाता है वो है तुम्हारा जियोसिंक्लाइन थ्योरी, यानी भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा है? भूसन्नति सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया है? कोबर के द्वारा। इससे थोड़ा सा सवाल आता है, इसलिए इसको एक बार हम लोग देखेंगे। भूसन्नति सिद्धांत जो कोबर महोदय ने दिया था, किसने दिया था? कोबर ने, ठीक है, कोबर ने। इन्होंने जो भूसन्नति सिद्धांत दिया, जियोसिंक्लाइन, इसका मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है? गड्ढा। इस समय के साथ जमीन में क्या बनता है? गड्ढा। इनका कहना था समय के साथ जमीन में बन गया गड्ढा, यही है जमीन, ठीक है। ये पूरा सरफेस रहेगा इस तरह का, और यहाँ बीच में क्या बन जाएगा? गड्ढा। तो गड्ढा जब बनेगा तो यहाँ पे जमीन का ब्लॉक रहेगा ना। और तुम देखोगे अगर हम गड्ढा करने के लिए प्रेशर डालते हैं तो यहीं पे गड्ढा बना है, साइड वाला दीवार तो हमेशा बना ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस दीवार को इन्होंने कहा था क्रेटोजेन। क्या कहा था? क्रेटोजेन। समझना, कुछ नहीं है, एकदम हल्का है। तो दीवार को इन्होंने क्या कहा? क्रेटोजेन। और इस गड्ढे को क्या कहा? जियोसिंक्लाइन, यानी भूसन्नति। क्या कहा इन्होंने? भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। क्या ये दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया? इससे यही सब क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछा जाए कि किसी भूसन्नति के चारों तरफ कठोर दीवार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्रेटोजेन। क्या कहा जाता है? क्रेटोजेन, ठीक है। तो याद रखोगे, इस दीवार को कहा गया क्रेटोजेन और इस गड्ढे को क्या कहा गया? भूसन्नति। पहले ये बन गया, ठीक है, पृथ्वी पर कहीं पे ये बन गया, कैसे बना नहीं बना उससे तुमको कोई मतलब नहीं है, पृथ्वी पे कहीं ये गड्ढा बन गया। अगर ये बन गया तो समय के साथ इसमें पानी भर जाएगा, ऑब्वियस है, पानी इसमें बारिश हुआ या कहीं से आया, लोलैंड है कहीं से आएगा, इसमें पानी भर जाएगा। और इसी पानी में फिर वापस जो बहाव क्षेत्र है उसके साथ पानी जहां से आ रहा है वो अपने साथ कचरा वगैरह भी लाएगा, ठीक है। और कचरा ला के क्या करेगा? इसमें जमा करते जाएगा, और समय के साथ वो कचरा इसमें भर जाएगा, ठीक है। इसी कचरे को कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं? अवसाद। पहले ये बना गड्ढा, गड्ढे के बाद इस भूसन्नति में क्या भरने लगा? अवसाद। अब यहां से पर्वत के निर्माण का थियरी एक्चुअल में शुरू होता है, जो सिद्धांत है। अब इनका कहना है कि इस अवसाद का वजन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अवसाद तो घट नहीं रहा है, अवसाद तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस अवसाद का वजन धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और ये प्रेशर लगाएगा नीचे, जिसके वजह से ये आगे और नीचे धसता जाएगा। लेकिन ये धसेगा जब ऊपर वाला आपस में चिपकता जाएगा, यही जैसे ये सेम टू सेम ऐसे ही देखना। अभी दिख रहा है इसमें सब चीज। अब ये भर गया पूरा, तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो ये नीचे फोर्स लगाएगा। देखो नीचे जैसे फोर्स लगाया तो ये ऊपर वाला सिकुड़ रहा है, यही है भूसन्नति सिद्धांत। इनका कहना था कि पहले ये गड्ढा बना, गड्ढे में अवसाद भरा, और अवसाद वजन बढ़ने के कारण फोर्स लगा रहा नीचे, जैसे जैसे ही अवसाद नीचे जाएगा, ऊपर वाला ये वाला जो क्रेटोजन का ये सरफेस है, ये आपस में क्या होने लगेगा? चिपकने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। और इसके वजह से इसके बीच में जो अवसाद है, ऑब्वियस है, ये अगर प्रेशर लगा रहा है तो बीच का मटेरियल तो हल्का है, अवसाद जो है हल्का है, तो वो क्या होगा? उठने लगेगा। क्या हो जाएगा? उठने लगेगा। ये जब सिकुड़ेगा तो यहां से ये दोनों तरफ से उठ जाएगा, और इसी को हम लोग कह देंगे पर्वत। क्या कह देंगे? पर्वत। क्या सभी पर्वत ऐसे ही बनते हैं क्या? आंसर है नहीं। इस तरह का एक ही पर्वत का प्रकार है, वो है फोल्ड माउंटेन। कौन सा है? फोल्ड माउंटेन, जिसको हिंदी में कहते हैं वलित पर्वत या मुड़दार पर्वत, क्योंकि वो मुड़ने से, जो पृथ्वी का सतह है वो मुड़ने से ही बनता है, इसलिए यह सिर्फ एक ही तरह के पर्वत पर लागू होता है, वो है वलित पर्वत। कौन सा है? वलित पर्वत। क्या सिद्धांत पूरा तरह समझ में आ गया? कुछ भी है इसमें जो समझ में नहीं आए? नहीं, एकदम आसानी से जो तरीका बताए, ये 3 स्टेप का पिक्चर है, ये समझ में आ जाएगा। सवाल टर्मिनोलॉजी से आता है। अब यही सवाल तुमसे पूछ लेगा कि कोबर के अनुसार भूसन्नति के किनारे वाले कठोर दीवार को क्या कहते हैं?
अब बच्चा कभी पढ़ा ही नहीं है तो वो कहाँ से जाएगा। अब तुम वन लाइनर रटोगे तो ये दिमाग खराब करेगा कि ये सब क्या पढ़ रहे हैं। जिसको समझ में आता है उसको याद रह जाएगा। इस कठोर दीवार को क्या कहेंगे, क्रेटोजन। इस कठोर दीवार के बीच में खाली जगह को भूसन्नति। इस भूसन्नति में समय के साथ क्या भरेगा, अवसाद। अवसाद कहाँ बल लगाएगा, नीचे, जिसके वजह से भूसन्नति क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इस भूसन्नति के सिकुड़ने से यहाँ पे क्या निर्मित होगा, फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत निर्मित होगा। और इसी वलित पर्वत यानी ये जो फोल्ड निर्मित हो रहा है, इसी को उन्होंने कहा था रेंडकेटेन। क्या कहा था, रेंडकेटेन। जैसे क्रेटोजेन जो है इसका मतलब होता है फोरलैंड। क्या होता है, फोरलैंड, अग्रभूमि। हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रभूमि। लेकिन हमको अग्रभूमि याद नहीं रखना है, हमको क्या याद रखना है, क्रेटोजेन। अब यही सवाल तुमसे पूछ लेगा कि कोवर के अनुसार अग्रभूमि को क्या कहा गया, क्या कहा गया, क्रेटोजियन कहा गया। अग्रभूमि क्यों कहे, क्योंकि ये जो सामने वाला जो गति करेगा उसमें सबसे आगे यही गति तो कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहे, अग्रभूमि। क्या कहे, अग्रभूमि, क्योंकि गति में सबसे आगे यही कर रहा है, आगे गति, इसीलिए इसको कहे अग्रभूमि यानी फोरलैंड। लेकिन कोवर साहब ने इसको क्या कहा था, क्रेटोजन, इसलिए टर्मिनोलॉजी याद रखना है। और जो ये पहाड़ बन गया इसी को हम तो फोल्ड कहे, क्या कहे, फोल्ड कहे, ठीक है, ये जो फोल्ड बन गया। और इसी को कोवर महोदय ने क्या कहा था, रेंडकेटेन। अब इनका ये कहना था कि मुड़ेगा पूरा नहीं, ठीक है, मुड़ेगा पूरा नहीं, मुड़ेगा दोनों किनारों से। क्या कहा था इन्होंने, दोनों किनारों से मुड़ेगा और बीच का क्षेत्र जो है वो समतल रह जाएगा। तो समतल जगह को इन्होंने कहा था मीडियन मास। क्या कहा था, मीडियन मास। क्या कहा था, मीडियन मास। ये सबसे पहले उठता है तो दोनों तरफ से संकुचित हो रहा है, क्या होगा, दोनों तरफ उठ जाएगा। लेकिन बीच वाला क्षेत्र जो है ये पहले दौर में नहीं उठता है। क्या भविष्य में उठ सकता है क्या, तो आंसर है हाँ। अगर ये संकुचन बढ़ता चला जाएगा तो बीच वाला भी क्षेत्र आगे चल के क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए फोल्ड माउंटेन जब भी बनता है वो क्रमिक रूप से बनता है। अभी जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तब धीरे धीरे और समझ में आता जाएगा। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे नवीन फोल्ड माउंटेन यानी मुर्दार पर्वत है, जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है, हिमालय। हिमालय दुनिया का सबसे नवीनतम मुर्दार पर्वत है। अब हाँ, वलित पर्वत, मुर्दार पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अब ये देखोगे कि हिमालय जो है वह एक साथ नहीं बना है। हिमालय का भी हम लोग 3 श्रेणी पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं, 3 श्रेणी, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय, ये ना पढ़ते हैं जी, ठीक है। ये 3 श्रेणी जो हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे बोलोगे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये जो 3 श्रेणी है, क्या तीनों एक ही साथ बन गया है, नहीं, क्योंकि संकुचन हो रहा है लगातार, ठीक है। इसके वजह से पहले एक बार मोड़ आया, लेकिन संकुचन और बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा मोड़ आ जाएगा, और संकुचन बढ़ता जाएगा तो क्या आ जाएगा, तीसरा मोड़ आ जाएगा। और इस संकुचन की वजह से लंबाई भी इसका क्या हो सकता है, लगातार बढ़ते जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, हो सकता है लंबाई भी बढ़ता चला जाए। ये एक सिद्धांत है गोबर महोदय का, हम लोग वही पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो इसको एक्सप्लेन करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। किसकी वजह से, लेकिन क्रियाएं तो वहां भी इसी तरह की हो रही है, ठीक है। जो इन्होंने समझाया है गलत नहीं, इसलिए तो हम लोग सारे थियरी में सिर्फ इन्हीं का पढ़ रहे हैं। इनका थियरी पूरी तरीके से गलत नहीं है, पर इसके पीछे जो बल इन्होंने बताया, ये भूसन्नति में जो अवसाद जमा है इसमें इतना बल हो गया कि नीचे धंसा रहा है, ये बल गड़बड़ है। तो मेन जो बल काम कर रहा था वो प्लेट के अस्थिरता के कारण हो रहा था, लेकिन ये क्या बोल दिया कि अवसाद के कारण हो रहा है। अवसाद जो जमा हुआ है ये इतना बल नीचे लगा रहा है कि ये जो क्रेटोजन है इसको मोड़ रहा है। अवसाद में इतना शक्ति नहीं होता है वो क्रेटोजन को मुड़ने के लिए मजबूर कर दे। बाद में जब हम लोग और इसको थियरी को और अच्छे से समझे तो इनका ये थियरी तो सही है, पर जो बल इन्होंने दिया है ये बल गलत है। अवसाद जमा हुआ ये भी ठीक है, ये इस तरह से हुआ ये भी ठीक है, लेकिन ये बल लगाने वाला जो फोर्स काम कर रहा है वो ये अवसाद नहीं होकर क्या है, उस प्लेट का पोजीशन। याद है हम लोग पढ़े हुए थे कि 2 प्लेट है, एक हो गया है सबडक्शन, एक का क्या हो गया है, सबडक्शन। और इसके वजह से ये सबडक्शन जब होगा तो एक वाला अंदर घुसता चला जा रहा है, तो जब अंदर घुसता चला जाएगा तो बीच में जो अवसाद है वो सिकुड़ता चला जाएगा। ये है मेन बल। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, मेन बल यही है कि अवसाद के कारण ही ये धंसता चला जा रहा है। कुछ अंतर समझ में आया। तो जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं इसलिए इसको सबसे आधुनिक कारण कहा जाता है। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे पहले क्या बना, भूसन्नति। क्या बना, भूसन्नति। इसी भूसन्नति के दीवार को क्या कहे, क्रेटोजन। क्या कहे, क्रेटोजन। अब इसमें धीरे धीरे क्या जमा होगा, अवसाद। अभी जब कोवर का बात करेगा तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक मत लगाना, उसमें यही बोलना जो इन्होंने कहा है। कोवर के अनुसार भूसन्नति में समय के साथ दबाव बढ़ रहा है, किसके वजह से, अवसाद के वजह से, ठीक है। और अवसाद के वजन बढ़ने से कारण से क्रेटोजन का दीवार क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से बीच के अवसादें क्या होती है, उठ जाती है। उठे हुए भाग को क्या कहेंगे, रेंडकेटेन। और जो बीच वाला समतल क्षेत्र बच जाएगा इसको कहेंगे मीडियन मास। क्या कहेंगे, मीडियन मास। क्या सारा टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया, इससे और कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा। अभी तक 2 सवाल इससे आया है,
एक है ये क्रेटोजन और दूसरा है ये दूसरा यहाँ से टर्मिनोलॉजी। बस 2 ही सवाल इससे आया, ज्यादा सवाल इससे नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पढ़ के सब चीज चलना है, कहीं भी कुछ भी पूछा सकता है। तो ये जो निर्माण प्रक्रिया है इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। तो अगर पूछा जाए कि गोबर के अनुसार जो वलित पर्वत है, अच्छा ये भी सवाल आया हुआ है, तो भूसन्नति सिद्धांत मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? किसके लिए? वलित पर्वत के निर्माण के लिए, सारे पर्वतों के निर्माण के लिए। अब ज्वालामुखी पर्वत होता है, क्या इन्होंने ये सिद्धांत समझाया ज्वालामुखी पर्वत कैसे बना? इन्होंने सिर्फ वलित पर्वत के लिए ही सिद्धांत दिया और किसी और पर लागू ये नहीं होता है। अच्छा, इस निर्माण प्रक्रिया को इन्होंने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। इन्होंने कहा कि 3 स्टेप में बनता है। सबसे पहले वाले स्टेप को लिथोजेनेसिस, क्या कहा इन्होंने? लिथोजेनेसिस। दूसरा वाला ऑर्गेनेसिस और तीसरा वाला ग्लिप्टोजेनेसिस। ये 3 प्रक्रिया इन्होंने बताया कि ये चरण बाय चरण में होगा। तो प्रथम चरण को क्या कहे? लिथोजेनेसिस, दूसरा चरण ऑर्गेनेसिस और तीसरा ग्लिप्टोजेनेसिस। ये जो लिथोजेनेसिस है, लिथोजेनेसिस प्रक्रिया में ये गड्ढा बना, ठीक है, यानी क्रेटोजन, भूसन्नति, ये सब का निर्माण हुआ। कहीं ना कहीं ऑब्वियस है मिट्टी में पहले गड्ढा होगा, उसी के बाद तो प्रक्रिया शुरू होगा। तो लिथोजेनेसिस में पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। लिथोजेनेसिस में क्या हो गया? पूरा स्ट्रक्चर ये वाला बनके तैयार हो गया। अब इसमें क्या जमा हो रहा है? अवसाद। तो अवसाद भी इसी प्रक्रिया में शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे गड्ढा बना तो उसमें अवसाद आने लगेंगे, तो अवसाद वगैरह सब चीज हो गया। अब इतना अवसाद बढ़ गया है, उस अवसाद की वजह से फोल्ड होना शुरू हो गया। क्या हो गया है? फोल्ड होना शुरू हो गया। तो जैसे ही फोल्ड होना शुरू होगा, इसमें पर्वत बन जाएगा। ये पहली बार जब ये पर्वत बनेगा, इसी प्रक्रिया को कहेंगे क्या नाम था? ऑर्गेनेसिस। क्या नाम था? ऑर्गेनेसिस। ओरोजेनेसिस बताए थे, याद है? वहीं से वर्ड आया ओरोजेनेसिस, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को ओरोजेनेसिस, उसी से इन्होंने नाम दिया है ऑर्गेजेनेसिस। क्या नाम दिया है? ऑर्गेजेनेसिस, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा। यही सवाल भी पूछा है कि कोबर के अनुसार पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा गया? क्या कहा गया? ओरोजेनेसिस। क्या, सॉरी, ऑर्गेनेसिस। क्या कहा गया? ऑर्गेनेसिस। उसी ओरोजेनेसिस से ही आया है। अब इन्होंने कहा कि ये यहीं पे रुकेगा नहीं, समय के साथ इसमें और मोड़ बढ़ेगा। ये जो मोड़ के ऊपर उठा है, इसकी ऊंचाई भी बढ़ सकती है। यानी समय के साथ बने पर्वत में जो चेंजेस आएंगे उसको इन्होंने क्या कहा? ग्लिप्टोजेनेसिस। क्या कहा? ग्लिप्टोजेनेसिस। क्या तीनों चरण समझ में आया? अब है पर्वतों के प्रकार। यहां से सवाल कई बार पूछे जाते हैं और तुमको कई जगह 4 प्रकार मिलेगा, कई जगह 5 प्रकार मिलेगा। बच्चा कंफ्यूज होता है कि आखिर पर्वतों के प्रकार कितने हैं। तुमको मिलता है सही चीज, पर तुम पढ़ते हो गलत चीज, ठीक है। अब इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एग्जाम में अगर तुमसे पूछा जाए कि कुल पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो बोल दोगे 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार। लेकिन यही सवाल में सिर्फ एक शब्द घुसेड़ दिया कि मूल पर्वतों का प्रकार कितना है, तो आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। बोलोगे ये क्या हुआ? तो 5वां जो कैटेगरी है वो एक्चुअल में बने पर्वत से ही बनता है। समझ में आया? यानी ये जो 4 है इसी को कहते हैं मौलिक पर्वत। क्या कहते हैं? मौलिक पर्वत। अब जाके क्वेश्चन देखना, कहीं अगर कोई देखा हुआ है तो कई जगह आंसर होता है 4, कई जगह आंसर होता है 5। पर अधिकांश जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए वो मौलिक पर्वत से पूछे गए। तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि मौलिक पर्वतों का कितना प्रकार होता है, आंसर क्या होता है? 4। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले कि पर्वत कुल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार हो जाएंगे? 5 प्रकार। अब ये अंतर क्या है मौलिक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत? मौलिक पर्वत मतलब मूल रूप से पहली बार बना है, इसी को क्या कहेंगे? मौलिक पर्वत। यानी अपने से बनने की क्रिया के दौरान सिर्फ 4 प्रकार ही है, 4 तरीका ही है जिससे पर्वत बन सकते हैं। पहला है वलित। क्या है पहला? यानी अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग फोल्ड मोड, अभी सारा प्रक्रिया पढ़ेंगे कैसे बनता है नहीं बनता है, कीवर्ड भी बताएंगे, ज्यादा कुछ याद नहीं भी रखना है, कीवर्ड सिर्फ याद रखना है, काम चल जाएगा। तो पहला कौन सा है? वलित। दूसरा है भ्रंशोत। कौन सा है? भ्रंशोत। अच्छा, वलित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन। क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन। भ्रंशोत को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर माउंटेन। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। अभी क्या होता है नहीं होता है सब समझाएंगे, पहले खाली नाम सुन लो। दूसरा है भ्रंशोत यानी ब्लॉक माउंटेन। तीसरा है संग्रहित यानी जमा होकर बन रहा है, इसको एक्युमुलेटेड माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्युमुलेटेड माउंटेन। और इसी माउंटेन का एक एक्युमुलेशन का जो एक प्रक्रिया है वही है वोल्केनो। क्या है? वोल्केनो। तो कब एक्युमुलेशन होता है? जमा कब होता है? वोल्केनो निकल रहा है, उससे लावा निकल रहा है, गिर रहा है, लावा निकल रहा है, गिर रहा है, और धीरे धीरे जमा होकर क्या बन जाएगा? पर्वत। इसीलिए ये जो संग्रहित पर्वत है इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। कई बार यही एग्जाम में पूछ लेता है कि ज्वालामुखी पर्वत का अन्य नाम क्या है, बच्चा ढूंढते रहता है अन्य नाम क्या होगा। तो ज्वालामुखी एक ऐसा क्रिया है जिसमें चीजें जमा होकर पर्वत बनती है, इसीलिए संग्रहित पर्वत को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। अंग्रेजी में देखोगे संग्रहित का अंग्रेजी हो गया एक्युमुलेटेड। क्या हो गया? एक्युमुलेटेड माउंटेन। और ज्वालामुखी हो गया
वोल्केनो, तो वोल्केनिक माउंटेन, ये दोनों एक ही है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, क्या और कहीं ऐसा बन सकता है क्या, संग्रहित पर्वत रूप में कहीं और बन सकता है? ये रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में, जिसको सैंड ड्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून। वो भी एक प्रकार का संग्रहित पर्वत ही है, पर वो एक्चुअल पर्वत नहीं है, वह एक रूप पर्वत के रूप में दिखता है, पर एक्चुअल पर्वत नहीं है। एक्चुअल पर्वत मतलब समझते हो ना कि चट्टानी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, वो एक्चुअल नहीं है, वो दिखता वैसा है। हाँ, लेकिन सैंड ड्यून भी इसी प्रक्रिया में बनता है, संग्रहण से ही बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है ये है गुंबदाकार। क्या है? गुंबदाकार। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पृथ्वी के अंदर, याद करो वहां पर जब पढ़ा रहे होंगे तुम लोग को इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक, याद है किसी को? तो उसमें से इंट्रूसिव रॉक वाले में एक ऐसा क्षेत्र था जब अंदर से चीजें बाहर निकलने का प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पाता है, अंदर में ही जम जाता है, बताए थे ना। तो जम जाएगा तो अलग अलग लैंडफॉर्म बनेगा। उसमें मान लो बहुत फोर्स लगाया, भले ही फाड़ नहीं पाया पर जमीन को उठा दिया, ऑब्वियस है। जैसे मान लो यहाँ पर हम अगर ये मान लो ये निकलना चाह रहा है बाहर, तो ये फाड़ के निकल नहीं पाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, अब इसमें डालते, इसमें करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। ये जैसे है, अब इसको फाड़ नहीं पाएगा, ठीक है, इसको फाड़ नहीं पाएगा, ये जैसे है मान लो इसको फाड़ नहीं पाएगा, धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा और यही गुम्बद के आकार में दिखता है। किस आकार में दिखता है? गुम्बद के आकार। यानी ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है और इसके जमीन के अंदर चीजें जमा होने लगी, या तो यहाँ पे जमा होकर रह जाता, ठीक है, या नहीं तो और बल लगाएगा, और बल जब लगाएगा तो जमीन को फाड़ तो नहीं पाएगा, पर यहाँ पे जमीन कैसा लगने लगेगा? ऊंचा। और यही हमको आगे चल के किस रूप में दिखता है? गुंबदाकार पर्वत के रूप में। यानी ये हमेशा इस तरह से दिखेगा। अंग्रेजी में कहते हैं डोम शेप। क्या कहते हैं? डोम शेप, गुंबदाकार पर्वत। यही 4 प्रक्रिया है जो कि ओरिजिनल पर्वत बनता है। अब इन्हीं के समय के साथ इसमें घिसाव होता है, घिसने पिटने के बाद जो कुछ बच जाता है उसी को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसका होता है रेसिडुअल माउंटेन। क्या होता है? रेसिडुअल माउंटेन। रेसिड्यू मतलब समझते हो ना, क्या होता है? जो चीज बच जाता है उसी कहते हैं रेसिड्यू। इसीलिए हिंदी में अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट ही हुआ रेसिड्यू, और अंग्रेजी में रेसिडुअल माउंटेन। तो क्या ये मौलिक पर्वत है? नहीं। हमारे यहाँ पे यानी भारत में दुनिया का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है, और वो है, ये दुनिया का सबसे पुराना पहले वलित पर्वत था और अब बन चुका है ये अवशिष्ट, क्योंकि अब घिस चुका है। वो है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है, कौन सा है? अरावली। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना, दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? अरावली। पहले ये क्या था? वलित था, और अब ये घिस चुका है, तब ये क्या बन चुका है? अवशिष्ट। इसलिए सामान्यतः वलित पर्वत जो पुराने वाले हैं वो सब किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अवशिष्ट में। इसीलिए जब अरावली तुम पढ़ता होगा तो कई जगह मिलेगा वलित पर्वत, कई जगह मिलेगा अवशिष्ट पर्वत। लेकिन अगर तुमको ऑप्शन में दिया हुआ है वलित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, तो आंसर करना अवशिष्ट पर्वत। लेकिन अगर तुमको दिया हुआ है नवीन वलित पर्वत और पुरानी वलित पर्वत, तो आंसर करोगे पुरानी वलित पर्वत, ठीक है। क्योंकि अरावली जो है वो पुरानी वलित पर्वत हो गई है, और अब इसका कैटेगरी बदल दी है हम लोग, अब इसको पुराने वलित से उठाकर कहां रख दिए हैं? अवशिष्ट में। यानी अवशिष्ट पर्वत कोई अपने से निर्मित पर्वत नहीं है, ये पहले कोई और फॉर्म हुआ होगा और घिस घिस कर अब जो बच गया है उसी को क्या कह देते हैं? अवशिष्ट पर्वत। क्या ये क्लियर हुआ? बोलो। तो पर्वतों का प्रकार कुल कितना है? 5। मौलिक पर्वतों का प्रकार कितना है? 4। और यही एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक पर्वत कौन कौन है? वलित, भ्रंशोत, संग्रहित, गुंबदाकार। अंग्रेजी में फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, एक्युमुलेटेड माउंटेन या वोल्केनिक माउंटेन, और डोम शेप्ड माउंटेन। और इन्हीं के घिसने की वजह से जो पर्वत बनेगा उसी को बोलेंगे अवशिष्ट पर्वत। हाँ, आ जाओ। अब हमारा पहला है वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। कुछ याद रहे ना रहे, यहाँ से 2 सवाल पूछे जाते हैं, और ये कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल क्या है? जितने भी पर्वत के प्रकार हैं इसके पीछे कौन सा बल जिम्मेवार है, कैसे बना है। एक ये सवाल आता है, कीवर्ड बताएंगे, बस उतना याद रखना। और दूसरा इसका एग्जाम्पल, हमसे एग्जाम्पल पूछा जाता है। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे कि दुनिया का सबसे नवीन, जो सबसे एकदम जवान पर्वत है, सबसे बच्चा पर्वत है, वो है हिमालय। यही है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना, और इसके पीछे कौन सा बल जिम्मेवार है वो। वलित पर्वत को ही हम क्या कहते हैं? मोरदार पर्वत। क्या कहते हैं? मोरदार पर्वत। जब कभी, अच्छा, अब भूसन्नति सिद्धांत का हम चर्चा नहीं करेंगे, अब हम उसी थ्योरी को पढ़ेंगे लेकिन दूसरे थ्योरी के रूप में, प्लेट टेक्टोनिक के रूप में। जितने भी पर्वत हैं सबके निर्माण के पीछे अगर मुख्य रीजन पूछा जाए क्या बोलोगे? प्लेट टेक्टोनिक। क्या बोलोगे? प्लेट टेक्टोनिक, और ज्यादा कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो वलित पर्वत भी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बनेगा। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या था सबको पता है
कि जो पृथ्वी का लिथोस्फीयर हिस्सा है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है। इन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्लेट। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। जो बड़े प्लेट है उसकी संख्या है 7 और छोटे जो प्लेट है उसकी संख्या लगभग 20 के आसपास है। पढ़ा है ना ये? इन्हीं प्लेटों के किनारों पर ही ये सारे पर्वत इस तरह के बनते हैं। अब मान लो ये यहाँ पे किनारा है, यहाँ पे किस प्रकार का गति कर रहा है उसी पर उसका भविष्य डिपेंड करता है। ठीक है, तो रीजन वही होगा प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत। ठीक है, अब आते हैं ये कैसे बनता है। इसका जो मेन वजह है बनने का वो है संपीड़न और संकुचन। कुछ समझ में आए या ना आए, ये वर्ड रट लेना, ये याद रख लेना कि वलित पर्वत का सिद्धांत क्या है? संपीड़न एवं संकुचन। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के जब पढ़ लोगे तो दो ही में कंफ्यूजन होगा, वलित और भ्रंशोत। संग्रहित में कोई कंफ्यूजन होगा क्या? संग्रहित किससे बना है? वोल्केनो से। संग्रहित किससे बना है? वोल्केनो से। वोल्केनो से संग्रहण हुआ, बन गया, तो क्या इसमें डेफिनेशन का रटना पड़ेगा? गुम्बदाकार बताए, नीचे से उड़ जाएगा तो गुम्बदाकार हो गया, क्या ये रटना पड़ेगा? नहीं। कंफ्यूजन किसमें होगा? वलित और भ्रंशोत। क्या दो ही से सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं? हाँ, और यही दो से सवाल ही पूछा जाता है, ये सबसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। इसलिए बोले पढ़ते सब चीज है लेकिन दिमाग में उसको टिकाते हैं जहां से सवाल बनते हैं, जहां हम फंसते हैं। अब इसका जो मोड़दार पर्वत यानी वलित पर्वत बनने का जो बल है या क्या बोल सकते हो उसके पीछे रीजन है वो है संपीड़न और संकुचन। कैसे काम करता है बताएंगे अभी, सिर्फ याद करो संपीड़न और संकुचन। और जो भ्रंशोत पर्वत है इसमें है तनाव एवं खिंचाव। क्या है? तनाव एवं खिंचाव। अब जैसे भूल जाओगे, क्या ये दोनों मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन में तो दो ही में कंफ्यूजन होगा, तनाव और खिंचाव, और दूसरा संपीड़न एवं संकुचन। क्या इस दोनों को लेकर तुम बहुत ज्यादा श्योर हो सकते हो कौन किसका है? इसलिए हम बोले ये दोनों याद करना पड़ेगा कि वलित पर्वत बोला है तो संपीड़न और संकुचन, और भ्रंशोत बोला है तो तनाव और खिंचाव। अगर ये दोनों याद हो गया तो इससे क्वेश्चन छूटेगा तुम्हारा नहीं। पहले तो यही रट लेते हैं हम लोग। वलित पर्वत बनने के पीछे वजह क्या है? संपीड़न और संकुचन, अंग्रेजी में कंप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और भ्रंशोत पर्वत बनने का तनाव और खिंचाव। ठीक है, अब कैसे काम करता है? हाँ, स्ट्रेस या टेंशन दे देगा तनाव का, और जो खिंचाव है उसका पुल दे देगा। ठीक है, अब उस पर आएंगे तो उसका चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि वलित पर्वत बना कैसे। वलित का मतलब तो सबको समझ में आ गया, मोड़ आ रहा है। क्या आ रहा है? मोड़। और अगर मोड़ आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? संकुचन। कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? संकुचन। समझते हो ना? संकुचन क्या होता है? ये चीज दब रहा है अंदर, इसी को संकुचन कहते हैं। और संपीड़न क्या होता है? ये भी दबने को ही कहते हैं। तो ये फिर दो अलग अलग शब्द क्यों आया? एक शब्द से भी काम चला सकते थे, दोनों शब्द क्यों किए? तो इसके पीछे रीजन है। अगर कोई बाह्य बल के कारण कोई सिकुड़ रहा है उसको कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं? संपीड़न। और आंतरिक बल के कारण सिकुड़ रहा है तो उसको कहते हैं संकुचन। समझ में आया? यानी अगर ये चीज हम यहाँ दबा रहे हैं इसकी वजह से सिकुड़ रहा है, क्या बोलेंगे? ये संपीड़ित हो रहा है। क्या बोलेंगे? संपीड़ित हो रहा है। अब याद करो, हम बोलते हैं नेचुरल कंप्रेस्ड गैस। क्या बोलते हैं? नेचुरल कंप्रेस्ड गैस। क्या नेचुरल कंप्रेस्ड गैस अपने आप बना है कि हम दबाव के देकर बनाए? दबाव देकर बनाए। तो जब किसी बाह्य बल के कारण संकुचन होगा इसको कहेंगे कंप्रेशन यानी संपीड़न, और आंतरिक बल के कारण कोई सिकुड़ रहा है, संकुचित हो रहा है तो उसको कहेंगे संकुचन। क्या दोनों समझ में आ गया? अब कोई चट्टान है, ठीक है, चट्टान है, और ये हम लोग किनारों का ही बात कर रहे हैं, प्लेट के किनारों का ही बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी इन किनारों पर किसी बाह्य बल के कारण कंप्रेशन हो रहा हो या आंतरिक बल के कारण चट्टानें जो है वो सिकुड़ रही हो, तो बीच में कहीं पे अगर अवसाद जमा है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? उठने लगेगा, और इसी वजह से क्या बन जाएगा? वलित पर्वत। तो लौट के तो वापस हम यही आ गए, खाली बल को अंतर किए। तो पहले प्लेट टेक्टोनिक जो है, टेक्टोनिक प्लेट, इसके संपीड़न एवं संकुचन के बल के कारण बने पर्वत को क्या कहते हैं? वलित पर्वत। तो डेफिनेशन पूरे याद रखने की आवश्यकता है क्या? नहीं। वलित पर्वत के पीछे कौन है? संपीड़न और संकुचन। किसमें हो रहा है? प्लेट में। किसमें हो रहा है? प्लेट में। ठीक है, बस इतना याद रखना। ठीक है, यह सामान्यतः हमेशा कहाँ होगा? महाद्वीपीय प्लेटों के किनारों पर। याद करो, उस समय बताए थे कि नहीं बताए थे कि जनरली जो ये सबडक्शन वाला क्रिया है ये 3 तरह का तुमको गति बताए थे, याद है? ये 2 प्लेट है, ये दूर जाएगा, ये पास आएगा, या इस तरह से होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? दूर जाता जो है ये वाला प्लेट सामान्यतः समुद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जितने भी समुद्र के भी इसी से बनता है रिज। क्या बनता है? रिज। ये 2 प्लेट दूर जा रहा है, बीच में मैग्मा बाहर आ जाएगा और पानी करंट जम के यहाँ पे जमीन बड़ा हो जाएगा, इसी को कहा गया था रिज। क्या कहा गया था? रिज। तो ये तो समुद्र के अंदर मिलता है।
तो जो महाद्वीपीय प्लेट है उनके किनारों पर जनरली हमको देखने को मिलता है कि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाता है, यानी ये जो नीचे के ऐसे कहते हैं सबडक्शन। क्या कहते हैं? सबडक्शन। अब जो ये स्पेस बचा है इसमें अवसाद अगर जमा है वो धीरे धीरे इसके वजह से क्या होने लगेगा? उठने लगेगा, और इसी उठने से जो इस पर्वत का निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे? वलित पर्वत। क्या कहेंगे? वलित पर्वत। ठीक है। बल कौन सा है? संपीड़न एवं संकुचन। संपीड़न एवं संकुचन। ठीक है। सामान्यतः कहां पाया जाता है? महाद्वीपीय प्लेटों के किनारों पर। क्या पूरा बात समझ में आ गया? अब है इसका एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखोगे। खुशी की बात यह है कि जितने बड़े पर्वत तुम जान रहे हो वो सारे वलित पर्वत हैं। जितने बड़े पर्वत जान रहे हो वो सारे कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत। बड़े पर्वत मतलब लंबे लंबे पर्वत। ठीक है। लंबे लंबे पर्वत हम लोग जितना पढ़े हुए हैं, कौन कौन सा पढ़े हुए हैं? हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्पस, एटलस। ठीक है। इतना पर्वत लगभग सब जानते हो। ये सारे पर्वत कैसे हैं? वलित पर्वत। और यही जब बच्चा पढ़ लेता है ना, वो चीज भूल भी जाएगा तो भी वो टिका के आ जाता है। एग्जाम में तुम देखा होगा कि सब बच्चा एक ही एग्जाम देता है, कुछ बच्चा सही कर लेता है, कुछ बच्चा गलत कर लेता है। हो सकता है जो बच्चा सही किया उसको सारा चीज याद नहीं हो, फिर भी उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, इस वजह से वो हो जाता है। जिसे हम अभी तुरंत तुमको चर्चा किए कि जो बड़े पर्वत हम लोग पढ़े हुए हैं, सामान्यतः अगर नहीं भी याद है तब मार देंगे वलित पर्वत। बड़े पर्वत में 4-5 पर्वत सबको पता है। बड़े, अब तुमको कुछ आइडिया नहीं है तो कैसे जानोगे बड़ा क्या है छोटा है? एंडीज पर्वत छोटा पर्वत है, रॉकीज पर्वत छोटा पर्वत है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है? एंडीज पर्वत। कौन सी है? एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत है। ठीक है। सब लंबी लंबी एकदम बड़ी बड़ी पर्वत है। हिमालय जान रहे हो, इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। एवरेस्ट चोटी। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ये सब नहीं पढ़ो तो पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी में, नहीं जानते हो तो। ये सब बड़े पर्वतों की क्रम में आता है। अब ये सब अगर नहीं भी याद है तो याद रखो, सर बोले तो बड़ा वाला अगर तुक्का लगाना है तो क्या लगा देंगे? वलित। अब इसमें ऐसा नहीं कि सब पर्वत तुमको याद हो जाएगा, याद तो करना ही हमको, लेकिन हाँ मोटा मोटी सेट कर लोगे। तो इसमें देखोगे दो कैटेगरी बना है। पहला है नवीन वलित पर्वत और दूसरा है पुराना वलित पर्वत। ये दोनों कैटेगरी के भी अच्छे से याद रखना। ठीक है। पहला है हिमालय। कौन सा है? हिमालय। ये सबसे नवीन है। क्या ये? सबसे नवीन। ठीक है। मतलब दुनिया में सबसे लेटेस्ट बना हुआ पर्वत, यानी सबसे बच्चा पर्वत या जवान पर्वत जो है, इसके बाद वलित पर्वत अभी कोई नहीं बना है, क्या बोल सकते हो, दुनिया में। तो सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय। ये बहुत बार सवाल पूछा है कि सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? कौन सा है? हिमालय। कहाँ है ये हिमालय? एशिया में। कहाँ है? एशिया में। ठीक है। एशिया में। भारत और नेपाल वाले हिस्से में ज्यादातर है। ठीक है। तो कहाँ है? किस महादेश में है? एशिया में। एंडीज, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? अभी तुरंत बताए थे, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ठीक है। साउथ अमेरिका। ठीक है। साउथ अमेरिका। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? साउथ अमेरिका। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। ये कैटेगरी बहुत अच्छे से याद रखना। इसके बाद है रॉकीज। रॉकीज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका। और ये भी कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक है। इसके बाद है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत कहाँ है? यूरोप में। आल्पस पर्वत यूरोप। ठीक है। यूरोप। ठीक है। आल्पस पर्वत यूरोप। एटलस कहाँ है? अफ्रीका। एटलस कहाँ है? अफ्रीका। ठीक है। अफ्रीका। एटलस पर्वत अफ्रीका। अभी जैसे आगे पढ़ोगे ना, ये सब फिर से पढ़ाएंगे, ये सब फिर से चर्चा में आएगा। महादेश का सबसे लंबी लंबी पर्वत कौन कौन सा, अभी आगे चल के देखोगे। अब यही सब सवाल है, ये चीजें अब तुम्हारा कोर बिंदु पे हम लोग पहुंच गए। यहाँ से नाम तुम सीख लिया, अब कहीं से इसको एक्सक्लूसिव भी तुम अलग से पढ़ो ना पढ़ो, यहाँ से ये चीजें दिमाग में आ गई। हिमालय कहाँ है? एशिया में। एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में। रॉकीज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। और ये सारे कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत। वलित में भी कैसे हैं? नवीन वलित पर्वत। आल्पस कहाँ है? यूरोप में। आल्पस कहाँ है? यूरोप। एटलस कहाँ है? अफ्रीका। एटलस कहाँ है? अफ्रीका। इसके बाद एक और पर्वत है काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत है? काकेशस। कहाँ है? ये भी यूरोप में। उसके बाद है क्युनलुन पर्वत। ये मध्य एशिया वाले हिस्से में तुमको मिलेगा, याद रखोगे। ये भी कहाँ है? एशिया में। कहाँ है? एशिया में। ठीक है। इसके बाद पुराने वलित पर्वत, देखो है तो बहुत सारे, लेकिन सब तुमको रटना नहीं है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमको उसी पर फोकस करना है। तो एग्जाम में इतना अगर याद कर लियो तो लगभग 90% तुम सिक्योर हो कि एग्जाम में अगर आएगा वलित पर्वत से हम आंसर कर लेंगे। तो नवीन वलित पर्वत ये सारा है। पुराने वलित पर्वत में याद रखोगे यूराल। यूराल पर्वत कहाँ है? रूस, यानी यूरोप हो जाएगा। ठीक है। यूराल पर्वत कहाँ है? रूस। ठीक है। रूस यानी यूरोप। ठीक है। उसके बाद एपालिचियन पर्वत। एपालिचियन पर्वत कहाँ है? ये आगे चल के भी पढ़ाएंगे। ये नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ है एपालिचियन पर्वत? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में ये पड़ता है। तो एपालिचियन पर्वत कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ है? भारत। अरावली पर्वत भारत। और ये सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। सबसे प्राचीन वलित पर्वत। क्या ये याद हुआ? फिर से रिपीट करो।
नवीन वलित पर्वत कौन कौन सा पड़े? हिमालय, एंडीज, रॉकी। ये तीन तो भूलना ही मत, ये तीन तो एकदम वरदान है, ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आल्पस कहाँ? यूरोप। एटलस कहाँ? अफ्रीका। काकेशस यूरोप। क्योलून एशिया। ये सारे हैं नवीन वलित पर्वत। पुराने वलित पर्वत यूराल, एपलेचियंस और अरावली। इसमें दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली। इसके अलावा यूराल कहाँ है? रूस में। एपलेचियंस कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। क्या याद हुआ इतना सा? इसको रूम पे जाके इसको फिर से एक बार देखना, और ये सब लिस्ट वाला जो चीज है ना, इसको रिवाइज बीच बीच में करते रहा करो, तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। क्या वलित पर्वत समझ में आ गया पूरा? इसके पीछे दो जो मुख्य बिंदु बताए वो ये बताए कि वलित पर्वत जो है ये संकुचन और संपीड़न से बनता है। क्या बताए? संकुचन और संपीड़न से बनता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये सामान्यतः महाद्वीपीय प्लेटों के किनारों पर पाया जाता है। ये दो चीज याद रखना, उसके बाद एग्जाम्पल, बाकी कुछ नहीं। क्या बढ़ जाए आगे? दूसरा जो कैटेगरी है वो है भ्रंशोत पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है? बंद करना। अच्छा, हिंदी में ब्लॉक मतलब होता है किसी चीज को ब्लॉक कर। अच्छा, तुम लोग ये चला गया ना जी, वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते हो, अब समझ में आया। ना, दिमाग तुम लोग का बढ़िया काम करता है। सामान्यतः ब्लॉक मतलब क्या होता है? अगर हम लोग अंग्रेजी शब्द लें, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब क्या होता है? ब्लॉक का मतलब होता है एक टुकड़ा। बोलोगे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि मिट्टी का एक टुकड़ा या किसी चीज का पत्थर का एक टुकड़ा रखा हुआ है, इसको तो ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तुम लोग वहां टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे ब्लॉक करने के लिए आ गया, ठीक है। नहीं तो एक ब्लॉक बोल दोगे या क्या बोलते हैं जी? नहीं नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रखंड। प्रखंड अलग अलग मतलब है, उसका चर्चा नहीं करें, ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे ना जी। तुम लोग कहाँ कहाँ घुस गया? ज्योग्राफी में ब्लॉक अगर हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है एक पत्थर का टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। स्लैब जिसको कहते हैं ना, यहाँ पत्थर का एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ये बोलोगे तो इसका मतलब हो गया कि एक टुकड़ा रखा हुआ है, यही होता है ब्लॉक, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार ऐसी चीजें देखी गई है जहां पे जो ये क्या बोलते हो, जमीन का सतह है, इसमें दरार आ जाता है। क्या हो जाता है? दरार। इस दरार को अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्ट। क्या कहते हैं? फॉल्ट। ध्यान से सुनो नहीं तो गड़बड़ होगा, ठीक है। इस दरार को ही लड़का क्या हुआ? झगड़ा कर रहा है? ब्लॉक कर दिया क्या? ठीक है। तो पृथ्वी में कई बार ऐसा देखा गया है कि पृथ्वी में जो चट्टाने हैं, इसमें खिंचाव या नहीं तो क्या बोलते पुलिंग होता है। यहीं से आया खिंचाव और पुलिंग, आया ना, तनाव और खिंचाव। चट्टानों में जब टेंशन होता है और कहीं खिंचाव होता है, जिसके वजह से ऑब्वियस है इसको हम खींचेंगे, और इस खींचने की वजह से ये अगर फट जाएगा, इसी फटे हुए क्षेत्र को कहेंगे भ्रंशोत। क्या कहेंगे? भ्रंशोत। और अंग्रेजी में कहते हैं उसको फॉल्ट। क्या कहते हैं? फॉल्ट। तो अगर कहीं पे भी भूसतह पर दरार आया हुआ है तो इसको कहेंगे वहां एक फॉल्ट है। क्या है? फॉल्ट है। और अगर ये फॉल्ट पूरे प्लेट को कहीं ना कहीं दिखा रहा है, इसके वजह से आने वाले समय में कुछ गड़बड़ होगा, और उसी गड़बड़ी में क्या बन जाता है मेरा? ये पर्वत बन जाता है, भ्रंशोत पर्वत बन जाता है। तो पहला चीज हमको ये याद रखना है कि जो फॉल्ट माउंटेन है उसमें कम से कम 3 टुकड़ा होगा। कितना होगा? 3 टुकड़ा, ठीक है, ध्यान देना। कितने टुकड़े हो गए? अच्छा, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखने में बनेगा 3 टुकड़ा। ये बीच में 2 फॉल्ट आया है, यानी ब्लॉक पर्वत जब भी बनेगा, ठीक है, वहां पर हमको सबसे पहले 2 फॉल्ट नजर आएंगे। क्या आएंगे? 2 फॉल्ट नजर आएंगे, और ये 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? इसीलिए फॉल्ट को यानी ये दरार को कहते हैं भ्रंशोत। क्या कहते हैं? भ्रंशोत। भ्रंश क्या कहते हैं इसको? भ्रंश, ठीक है। इस फॉल्ट को क्या कहते हैं? भ्रंश। और इसी फॉल्ट के वजह से, इस दरार के वजह से बने पर्वत को क्या कह देते हैं? फॉल्ट माउंटेन। क्या कह देते हैं? फॉल्ट माउंटेन, जिसका हिंदी होता है भ्रंशोत पर्वत। अब ये होता क्या है, देखो यहां समझ में आ जाएगा ब्लॉक क्यों बोले। समय के साथ इस फॉल्ट पर कुछ ना कुछ क्रियाएं होगी, और इस क्रियाओं की वजह से यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है, यानी कि तनाव हो रहा है और खिंचाव हो रहा है। इसके वजह से इस तीनों प्लेटों में कुछ गति आ जाता है। क्या हो जाता है? गति आ जाता है। अब अगर इस गति में हम लोग देखेंगे कि समानतः ये बीच वाला क्षेत्र ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे धस जाएगा। क्या ऊपर एक ब्लॉक बन गया? बना के नहीं बना? बीच वाला यहाँ फॉल्ट आया हुआ है, और समय के साथ कुछ टेंशन इसमें आया, और ये ऊपर उठ गया और ये दोनों नीचे चला गया। इसके वजह से यहाँ पे बीच में एक ब्लॉक आ गया। आया कि नहीं आया? और ये दोनों नीचे चला गया। यानी जब भी ब्लॉक माउंटेन बनता है तो या तो एक पर्वत बनेगा या दोनों तरफ एक एक पर्वत बनेगा। समझ में आया?
या तो बीच वाले को धंसा देगा, दोनों साइड ऊपर उठ जाएगा, या दोनों साइड धंस जाएगा, बीच वाला ऊपर उठ जाएगा। यानी इसमें एक ब्लॉक ऊपर आएगा या दो ब्लॉक नीचे जाएगा। यानी यहाँ हमेशा हम चर्चा किसका करेंगे, ब्लॉक का। ये टुकड़ा समझ में आ रहा है? अब इस पिक्चर को देखोगे समझ में आएगा, दिख रहा है ये टुकड़ा। तो पहला क्रिया अगर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर ये दबाव आया तो बीच वाला पोर्शन क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो उठे हुए पोर्शन को ही हम कहते हैं ब्लॉक। क्या कहते हैं, ब्लॉक। और नीचे वाले क्षेत्र में जो धंस गया है इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। हिंदी में भ्रंश घाटी, अंग्रेजी में रिफ्ट वैली। क्या कहेंगे इसको, रिफ्ट वैली। तो जब भी ऐसा होगा इसमें एक ऊपर उठे हुए पार्ट बनेंगे और एक नीचे गड्ढा वाला पार्ट बनेगा। जब भी ब्लॉक पर्वत बनेगा ये क्रियाएं जरूर होगी, चाहे क्रियाएं अलग अलग हो सकती है पर होगा यही। इसमें कुछ भाग ऊपर उड़ जाएगा, कुछ भाग नीचे चलाएगा। तो जो ऊपर उड़ जाता है उसको कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं उसको, होस्ट। ठीक है, होस्ट। क्या कहते हैं उसको, होस्ट। और यही होस्ट किसका निर्माण करता है, ब्लॉक माउंटेन का। किसका निर्माण करता है, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो याद रखोगे जो ऊपर उठे हुए पार्ट है उसको कहा जाता है होस्ट, और यही होस्ट एक्चुअल में है हमारा पर्वत। जिस पर्वत को क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और जो नीचे धंस गया इसको गर्त कह देते हैं या ग्रेवन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ग्रेवन। क्या कह देते हैं, ग्रेवन। ठीक है, ग्रेवन। ठीक है, क्या कह देते हैं उसको, ग्रेवन। और यही ग्रेवन किसका निर्माण करता है, घाटी का। किसका निर्माण करता है, घाटी का। और ऐसे घाटी को कहते हैं रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। इसलिए तुमसे एक सवाल पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी का निर्माण किसके साथ होता है, आंसर होता है ब्लॉक पर्वत के साथ। किसके साथ, ब्लॉक पर्वत के साथ। यानी 3 टुकड़ा हुआ, इन 3 टुकड़ों में अगर दोनों साइड ऊपर उठ गया तो बीच में एक क्लियर भ्रंश घाटी दिखेगा। क्या दिखेगा, क्लियर भ्रंश घाटी। और हमारे पास इसका एग्जांपल है, सब अभी बताएंगे। हमारे पास एग्जांपल है, सतपुड़ा का नाम सुने हो कभी, सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, नाम सुने हो ना, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। ये दोनों कैसा पर्वत है, तो ब्लॉक माउंटेन है। कैसा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत कैसा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। अब देखोगे कि इसके बीच में नदी बहती है, बहती है कि नहीं बहती है, नर्मदा नदी बहती है। तो कई बार तुम सवाल पढ़ा होगा, अब देखना कैसे लिख होता है कि नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है, आंसर होगा भ्रंश घाटी। याद आ रहा है, ठीक है। यही चीजें रिलेट होती है, समझ लोगे फिर आंसर आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ब्लॉक ऊपर उठ गया है, इन्हीं 2 ऊपर उठे हुए ब्लॉक को हम कह दिए ब्लॉक माउंटेन, जो कि एक है सतपुड़ा और एक है विंध्य पर्वत। ये दोनों कैसा पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। बीच में क्या बन जाएगा, एक भ्रंश घाटी। बीच में क्या बन जाएगा, ये वाला है, ये इसका एग्जांपल है। ये एक सतपुड़ा और ये विंध्य, और बीच में बन गया भ्रंश घाटी। और इसी घाटी से होकर आगे चल के पानी बहने लगेगा, और इसी बहते हुए पानी को हम नदी कहते हैं। तो नर्मदा नदी इसमें बहती है। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। इसीलिए नर्मदा नदी को क्या कहते हैं हम लोग, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली घाटी। क्या ये समझ में आया, ठीक है। चलो, तो अगर कोई पर्वत पृथ्वी में यानी जो भूसतह है इसमें फॉल्ट आने की वजह से बना है, यानी दरार आने की वजह से बना है, उसको कहेंगे भ्रंशोत्तर पर्वत। और इसके पीछे जो बल है वो है तनाव और खिंचाव। क्या है, तनाव और खिंचाव। क्योंकि दरार तभी आएगा जब इसमें तनाव या खिंचाव होगा, ठीक है, तभी इसमें आएगा। यानी ये यहाँ पे एक पहले टुकड़ा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये अगर फट गया है बीच से, जिसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें खिंचाव आ रहा है। समझ में आया, इसी वजह से ये टुकड़ा बनेगा। और टुकड़ा यहाँ कम से कम 3 भाग तो होना ही चाहिए, ठीक है। 2 भाग मतलब 2 टुकड़ा, क्या बोलते हो, 2 फॉल्ट आ गए जिसकी वजह से 3 भाग बनेगा। और इसमें से बीच वालों पर क्रिया होती है, या तो बीच वाला ऊपर उठ जाएगा या बीच वाला नीचे चला जाएगा। अगर बीच वाला ऊपर उठ गया है तो एक ब्लॉक पर्वत नजर आएगा, और बीच वाला अगर नीचे चला गया है तो साइड में 2 ब्लॉक पर्वत हमको नजर आ सकता है। क्या ये चीज समझ में आया। और इसीलिए निर्माण प्रक्रिया में तुमसे अलग अलग चीजें में पूछी जा सकती है कि जब 2 भ्रंश के मध्य भाग ब्लॉक के रूप में ऊपर उठ जाए तो इस तरह का पर्वत बनेगा, और जब 2 तरफ ब्लॉक एवं बीच में एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो तो इस तरह का पर्वत बनेगा। क्या समझ में आ गया। अब बोलोगे सर ये तीसरा क्या दिए, तो अब देखो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। ये क्या है, सामान्य प्रक्रिया ब्लॉक पर्वत बनने का, यानी भ्रंशोत्तर पर्वत बनने का। लेकिन क्या उन चट्टानों पर जहां पे ये फॉल्ट आया था, क्या उन चट्टानों पर कंप्रेशन जो क्या बोल सकते हो बल था वो पड़ना बंद हो जाएगा क्या, ये समझ में आया। ये यहाँ जो हम लोग बल पड़े इसमें, वलित पर्वत के निर्माण के पीछे कौन सा बल है, संपीड़न और संकुचन, यानी कंप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो प्लेटों के किनारों पर जो ये बल देखने को मिल रहा है, क्या अगर उसी किनारों पर फॉल्ट आ गया तो वहां पे ब्लॉक पर्वत बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बनेगा। लेकिन क्या उसमें कंप्रेशन होना बंद हो जाएगा, नहीं। नहीं समझ में आया अभी भी क्या बोले।
हम बताए कि समान रूप से ये 3 ऐसा टुकड़ा बनेगा और इन 3 टुकड़ों में खिंचाव और तनाव की वजह से जो पर्वत बनेगा इसी को कहेंगे ब्लॉक पर्वत। क्या कहेंगे? ब्लॉक पर्वत। पर मान लो ये पर्वत कहीं किनारों पर बना है, किसी प्लेट के किनारों पर, तो किनारों पर तो एक बल पहले से पड़ रहा था, वो था कंप्रेशन और कॉन्ट्रेक्शन का बल था ना, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, संपीड़न और संकुचन का बल। यानी ब्लॉक पर्वत बनाने के पीछे मुख्य बल तो हो गया तनाव और खिंचाव, पर इसके लिए एक और बल कई बार जिम्मेदार होता है, वो है संपीड़न क्रिया। क्या है? संपीड़न क्रिया। सामान्य रूप से अगर क्वेश्चन पूछा है, किसी किताब में पढ़ रहे हो, तो एक होगा तनाव और खिंचाव। पर अब के एग्जाम में, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब के एग्जाम में अगर सवाल आता है, अगर उसमें 3 बल का प्रयोग किया गया है, तनाव, खिंचाव और कंप्रेशन, ध्यान देना 3 बल का प्रयोग किया गया है, तनाव, खिंचाव और कंप्रेशन, संपीड़न, तब हम बोलेंगे ये तीनों बल जिम्मेवार है। पर अगर क्वेश्चन में मुख्य बल पूछा है, तब वहां कंप्रेशन नहीं लेंगे, तब क्या लेंगे? तनाव और खिंचाव। क्या समझ में आया? तो कई बार प्लेट के किनारों पर अगर अवस्थित चट्टाने जो है उसमें फॉल्ट आने की वजह से अगर ब्लॉक पर्वत बनता है, तो वहां पे कंप्रेशनल बल भी प्रयोग में आता है, और उसके वजह से इस तरह के पर्वत निर्माण होते हैं जहां पे दो किनारों वाला क्षेत्र जो है वह एक एक एंगल पे उठ जाता है। जैसे अभी जो उठ रहा था, सामान्यतः जो उठने की क्रिया है ये है, दिख रहा है ना ये, लेकिन अगर वहां पे कंप्रेशन बल भी, कंप्रेशन क्या होता है? संकुचन। यानी अब देखो हो क्या रहा है कि चट्टाने उठ रही है, पहले देखना क्या हुआ था कि ये मेरा बीच वाला हाथ ब्लॉक पर्वत है, मतलब जो ऊपर उठेगा, और ये दोनों है घाटी। समझ में आ रहा है ना? पहले ये हो रहा था या नहीं तो ये हो रहा था, कोई दिक्कत था इसमें? नहीं। अब अगर इसमें कंप्रेशन बल भी हो रहा है तो बनेगा हमेशा ये वाला, क्या बनेगा? ऊपर उठने वाला, यानी बीच वाला धसेगा। बीच वाला क्या होगा? धसेगा। ठीक है, यानी दोनों साइड में क्या बनेगा? पर्वत, और बीच में बनेगा घाटी। लेकिन समझना अंतर क्या होता है, यहाँ पे चट्टानों में हो रहा है कंप्रेशन, दोनों साइड चट्टानों में क्या हो रहा है? कंप्रेशन, जिसके वजह से ये उठ तो ऐसे रहा था पर हो जाएगा ऐसा। ये समझ में आया? मतलब 3 ब्लॉक बना हुआ है, समझना, पहले तो ऐसे उठ गया, हल्का सा यहाँ तिरछा होगा, और या नहीं तो ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें अभी कंप्रेशन चालू है उठने के बाद भी, इसलिए क्या होगा? ज्यादा फैल जाएगा, यानी एक एंगल पे ये हमेशा रहेगा। यानी जो भ्रंश घाटी है वह सामान्यतः इस रूप में दिखेगा, लेकिन इसके वजह से जो भ्रंश घाटी बनेगा वो ऐसा नजर आएगा। समझ में आया? यानी उसके चट्टानों में ज्यादा कंप्रेशन होता है, और इस तरह के जो घाटी बनते हैं उसको हम रिफ्ट वैली ना करके रैंप वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंप वैली। और हमारे यहाँ इसका एक एग्जाम्पल है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी किस घाटी से होकर बहती है, तो आंसर होगा रैंप वैली। क्या हो जाएगा? रैंप वैली। और नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है, तो क्या आंसर हो जाएगा? भ्रंश घाटी। समझना इस चीज को, ठीक है? तो याद रखना, ये सामान्यतः कम देखने को मिलता है, तो ये दोनों सामान्य, जहां पे भी ब्लॉक मंडल दिखेगा यही दिखेगा, पर कभी रेयर केस में ये वाला भी दिख जाता है। यही तुमसे अगर सवाल पूछ लेगा कि बताओ, ये तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा, इसको ऐड कर देना। अगर तुमसे पूछ लिया कि बताओ अगर ब्लॉक पर्वत के निर्माण के पीछे संपीड़नात्मक बल जिम्मेदार हो, तो उसमें किस प्रकार का घाटी बनेगा, यही सवाल एक पूछेगा। रिफ्ट घाटी या रैंप घाटी? क्या बोलोगे? रैंप घाटी। लेकिन समान रूप से कोई ब्लॉक पर्वत बनाए तो वहां हमेशा क्या बनेगा? रिफ्ट घाटी। क्या बनेगा? रिफ्ट घाटी। तो याद रखना, इसके साथ हमेशा क्या बनता है? रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी, यानी ब्लॉक पर्वत जब भी बनेगा तो उसके साथ क्या बनेगा? रिफ्ट घाटी। लेकिन ब्लॉक पर्वत बनाने के लिए जो जिम्मेदार बल है तनाव और खिंचाव, इसके अलावे एक अन्य बल प्रयोग में आए जिसको हम कहेंगे संपीड़नात्मक बल, तब हमारा जो घाटी बनेगा वो बहुत ही विस्तृत घाटी होगा, उसको कहेंगे रैंप घाटी। और रैंप घाटी का हमारे यहाँ एक एग्जांपल है, वो कौन सा है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसको एक पॉइंट को ऐड कर देना। क्या ब्लॉक पर्वत समझ में आया पूरा? बोलो। तो ब्लॉक पर्वत बनने का मेन वजह क्या है? फोर्स, बल क्या है? संपीड़न, संकुचन। अभी तुरंत तो बताई जी, तनाव और खिंचाव। यही बोले हैं, गड़बड़ करोगे। ठीक है, तनाव और खिंचाव। अच्छा, भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम पहले समझा दिए, अब हम लॉजिक बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में कंफ्यूजन, जैसे अभी कंफ्यूजन हो गया ना, तुरंत कंफ्यूजन हो गया, एग्जाम में याद रखना कि बोले हैं सर ब्लॉक पर्वत, ये तो एक पॉइंट तो याद रखना ही पड़ेगा कि ब्लॉक पर्वत जब भी बनेगा उसमें दरार आएगा। पहले क्या आएगा? दरार आएगा। दरार आएगा मतलब फटेगा। तो याद रखना, अगर ये एक चट्टान का टुकड़ा है तो ये फटेगा कब? जब हम इसको क्या करेंगे? खींचेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे। ज्यादा दिमाग मत लगाना, जब हम इसको दबाएंगे, समझना यही चीज समझना, जब हम इसको दबाएंगे ये फोल्ड होगा। क्या होगा? ये फोल्ड होगा। और जब खींचेंगे तो क्या आएगा? दरार आएगा, फटेगा।
जैसे ही तुम उसको आ गया, दरार आ गया, वहां दिमाग में आ जाएगा दरार का ही दूसरा वर्ड होता है भ्रंश। क्या होता है? भ्रंश। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ा? खींचना पड़ा। इसके लिए जवाबदेही बल कौन हो जाएगा? तनाव और खींचाव। और जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आके कंप्रेस होकर फोल्ड हो रहा है, तो फोल्ड क्या बनता है? वलित प्रवण। इसमें क्या आ जाएगा? संपीड़न और संकुचन। ये तब करना जब एग्जाम में कंफ्यूजन हो, और होता है। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इसलिए इतना क्लियरली तुम लोग को समझा पाते हैं, क्योंकि इस दौर से गुजरे हुए हैं, तो पता है कहाँ बच्चा फंसता है। हम पढ़ा के एक बार में निकल जाएंगे, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। एग्जाम में जब आओगे, बैठोगे, वहां यही पूछेगा वलित पर्वत के निर्माण के पीछे कौन सा बल जिम्मेवार है? देगा कंप्रेशन, संकुचन, तनाव, खिंचाव, और भी एक दो ठो दे देगा। वहां हमको पता है कि दो ठो तो ऐसे छाड़ दोगे, आके लटक जाओगे, इसमें क्या पड़े थे, संकुचन क्या था, इन्वेलेटर देख रहा है, फंस गया बेटा। ठीक है, अकड़ बकड़ मम्बे वो अस्सी में मार दो तनाव और खींचो, ठीक है। वो सबसे नहीं चलेगा। वहां ये याद करना, सर बोले थे कि एक में खींचे थे, खींचने से फट गया था, और जैसे फटा हुआ दिमाग में आए, याद रखना इसी को कहते हैं भ्रंश। तो ये हो गया तनाव और खींचाव। और जैसे दबाए थे, इसको कंप्रेस कर, इतना वर्ड तो सभी जानते हो कि कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया था? मोड़ हो गया था, ये मोड़दार हो गया, ठीक है। तो मोड़ की वजह से मोड़दार, कंप्रेशन, कॉन्ट्रेक्शन। क्या क्लियर है? समझ में आ गया? अब है कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को याद रखना। इसमें से एक है सियारा नवादा पर्वत। यहां नहीं दिख रहा है, नोट्स पे अपना देखो। सियारा नवादा पर्वत, पहला एग्जाम्पल क्या है? सियारा नवादा पर्वत। ये कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, सियारा नवादा पर्वत कहाँ है? यूएसए में। कहाँ है? यूएसए, अमेरिका, कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में सियारा नवादा है, ठीक है। तो सियारा नवादा पर्वत कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए। एकदम रट जाओगे ये सारा एग्जांपल, सबसे एग्जाम में सवाल आ चुका है, ठीक है। उसके बाद है कोलोराडो पर्वत। कहाँ है कोलोराडो पर्वत? यूएसए। कोलोराडो पर्वत यूएसए, कोलोराडो पर्वत यूएसए। कैसा पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन। कैसा पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन। ये दोनों चीज याद रखना। उसके बाद है ऑर्गन पर्वत। कहाँ है ऑर्गन पर्वत? ये भी अमेरिका में, मेक्सिको और यूएसए दोनों हिस्सों में ये आता है। ये भी कैसा पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट, एकदम टिक कर लो इसको, ब्लैक फॉरेस्ट। दो क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद रखना, ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज, ये दोनों को टिक करो। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। किस प्रकार का पर्वत? ब्लॉक माउंटेन। एकदम रट जाना है, इसमें कोई किंतु परंतु मत करना। क्या आज का क्लास समझ में आया? चलो।